नमस्कार दोस्तों। आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शंस को याद करने की ट्रिक बताएंगे। तो आप अपना एक बेयर एक्ट ले लीजिए और साथ में कॉपी एक पेन ले लीजिए, उसमें साथ साथ लिखते चलिए जो ट्रिक मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं ये ट्रिक जो है ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा और इसमें सिर्फ नंबर और ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कुछ वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उससे मेरे ये ट्रिक का आधार आपको पता चल जाएगा कि हम किस आधार पर ट्रिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर है बार ऑफ लिमिटेशन। इसका ट्रिक हमने बनाया है तय समय सीमा में केस का फाइल ना करना। जैसे कोई तय समय सीमा में अगर केस फाइल नहीं करता है तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती है। उसके बावजूद सेक्शन नंबर 4 को इंग्लिश में हम 4 बोलते हैं। कई बार सेक्शन की ट्रिक मुझे हिंदी का जैसे 4 है 4 से बनानी पड़ेगी, कई बार इंग्लिश से जैसे कि 4 है 4 से बनानी पड़ेगी। तो हमने सेक्शन 4 में दिया हुआ है एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि छुट्टी अगर आपकी लिमिटेशन उस दिन ख़त्म हो रही है जिस दिन की छुट्टी है कोर्ट की, तो फिर आपको नेक्स्ट डे तक उसमें केस फाइल करने का टाइम मिल जाएगा। तो आप इसको फेस्टिवल या हॉलीडे, संडे, तीनों में से किसी को भी आप इसको ओब्लिक करके लिख लीजिए। तो एफ से 4 है, एफ से फेस्टिवल है। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 आता है। सेक्शन नंबर 5 में एग्जामिनेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर आप एक अगर लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद केस फाइल करते हैं तो अगर आपके पास पर्याप्त कारण है तो भी केस आपका एंटरटेन कर लिया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो बात यह है कि सेक्शन 5 की ट्रिक बनेगी हिंदी के 5 से। हिंदी से ट्रिक बनेगी इसकी। पाँच पैसे पर्याप्त आपके पास अगर कारण है तो आपका केस एंटरटेन कर लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी के अंदर दिया हुआ है आपका माइनर है, इंसेन है, इडियट है। मतलब ये है कि अगर माइनर जब जवान होगा तब उसके खिलाफ लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। जब तक वो मेजर नहीं होगा जब तक उसका लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो हम इसको 6 है, 6 में कि छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। और जैसे एक याद होगा, एक आपको याद आ जाएगा छोटे बच्चे की वाली बात, तो फिर इंसेन और इडियट भी आपको याद आ जाएगा। अब उसके बावजूद हम सेक्शन 7 में चलते हैं। सेक्शन 7 में दिया हुआ है डिसेबिलिटी ऑफ वन सेवरल पर्सनस। डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सनस, इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि जब तक सारे बीमार नहीं होंगे या सारे डिसेबल नहीं होंगे, जब तक सारे अयोग्य नहीं होंगे तब तक आपके खिलाफ टाइम लिमिटेशन चलता रहेगा। यानी कि सारे के सारे डिसेबल होंगे तभी आपको लिमिटेशन की जो आपके खिलाफ लिमिटेशन है टाइम चलना जो है तभी रुकेगा जब सारे बीमार होंगे। अगर सारे बीमार नहीं है तो लिमिटेशन आपके खिलाफ चालू होगा। उसमें अगर आपके कोई एक भी ठीक होगा तो ट्रिक इसमें रहेगी 7 से सारे। अब दोस्तों मैं जल्दी जल्दी ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने आधार थोड़ा सा बता दिया है। इसी तरीके से आप सारे का कंटेंट्स तो बुक से देख लेना। सेक्शन 8 में है स्पेशल एक्सेप्शन। 8 से अपवाद से आप याद कर लीजिए। 9 में कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। 9 से निरंतर टाइम का चलना। एक बार टाइम किसी के केस में स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो कोई बाद में डिसेबिलिटी आती है, उस डिसेबिलिटी को नहीं माना जाता है। सेक्शन 10 सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो 10 को ट्रस्टी से याद कर लीजिए। 11 में दिया हुआ है सूट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। इसमें यानी कि टेरिटरी से बाहर, अन्य से आप इसको या अलावा बाहर या भारत के बाहर अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो वो वाली बात है कि इसमें फिर कोर्ट कहेगी कि यहाँ के रूल लागू नहीं होंगे, जो वहाँ के रूल हैं, वहाँ की जो टाइम लिमिटेशंस है जैसे बाहर की है या भारत की टेरिटरी से बाहर का जो मैटर है अगर वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो यहाँ की लिमिटेशन एक्ट आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको बाहर देश की या जे एंड के की, अब तो जे एंड के भारत का पार्ट ही बन गया है,
तो जो बाहर देश में उसके कॉन्ट्रैक्ट की अगर वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करवाता तो जो वहाँ लिमिटेशन होती उसी के आधार पे आपको यहाँ पे भी लिमिटेशन की रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब उसके बावजूद दोस्तों हम आते हैं सेक्शन नंबर 12 पे, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इसमें जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स कई प्रकार की इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, तो मैंने इसको भिन्न भिन्न प्रकार की लिख दिया। वैसे 12 वैसे भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यवाही से मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। उसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू शू। तो सेक्शन 13 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू शू और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड फॉर। इसमें जो गरीब आदमी होता है उस गरीब आदमी को पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती है ताकि उसको फीस वगैरह में छूट मिल जाए कि भाई मेरे को मेरी हालत बहुत ही तंग हाल है और मैं केस फाइल करने में असक्षम हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे का इतना प्रबंध नहीं है। तो हमने 13 से तंग हाल व्यक्ति की इसमें ट्रिक बनाई है। उसके बाद आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन। कई बार ये नहीं पता होता सही से या गलत मिसगाइड कर दिया जाता है और वो जिस कोर्ट में जाना चाहिए था उस कोर्ट में न जाकर के किसी दूसरी कोर्ट में चला जाता है। तो इसमें हमें सेक्शन 14 की ट्रिक बनानी पड़ेगी कि दूसरी कोर्ट में चले जाना गलती से। उसके बावजूद सेक्शन नंबर 15 की ट्रिक रहेगी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। सेक्शन 15 में हमें ये देखना होता है कई बार कोई केस फाइल करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। जैसे स्पेशली पिटीशंस फाइल करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे भी हमें पहले एसएलपी फाइल करके केस हमारा तब केस चालू होता है, तो पहले एसएलपी फाइल करने के लिए परमिशन लेनी होती है। तो इसमें ये होता है कि इस तरीके की जो कार्रवाई में जो टाइम लगता है उसकी हमें छूट मिल जाएगी। उसके बावजूद सेक्शन 16 है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ द राइट टू शू। यानी कि अगर किसी बंदे की जिसको केस फाइल करना था और उसका केस फाइल करने के दौरान या उससे तो कुछ समय पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसमें उसको जो टाइम मिलेगा या उसके जो लीगल हायर्स होंगे उसको जो टाइम मिलेगा उसकी इसमें प्रोविज़न किया गया है। तो 16 की ट्रिक हमने बनाई है स्वर्गवास हो जाने पर। 17 है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक्स। ऐसे 17 से ऐसे शातिरता अगर आपके साथ हुई है और केस में आपकी, तो उसकी जब तक वो शातिरता रहेगी तो आपको उसका टाइम मिलता रहेगा। तो 17 से आपका शातिरता। 16 में आपको मैंने बताया है स्वर्गवास। 17 ये भी 16 भी से शुरू है और 17 भी से शुरू है। 16 में आपका स्वर्गवास से याद करना है, 17 को आपको शातिरता से याद करना है। सेक्शन 18 में इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। जब किसी आदमी को कोई संपत्ति एक दूसरे को देनी होती है तो वो उसकी स्वीकृति दे देता है, एक्नॉलेजमेंट कर देता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ देनी है। तो वो जो लिखित में स्वीकृति करता है तो वो 18 ऐसे आप एक्नॉलेजमेंट आप लिख सकते हैं। 19 में इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। इसके अंदर अमाउंट की बात की गई है। अगर किसी को कोई पेमेंट देनी होती है तो उसके खाते में जब लास्ट एंट्री होगी तो वहाँ से आपकी टाइमिंग शुरू होगी। मान लीजिए 3 साल होने को है और 3 साल होने से 10 दिन पहले या 5 दिन पहले ही आपकी कोई एंट्री पास हो गई तो समझ लीजिए आपका फिर से नया टाइम शुरू हो गया। तो 18 और 19 को आप इकट्ठे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद 19 की वैसे ओन अकाउंट से ओन अकाउंट आप करके सामने लिख लीजिए, ओन अकाउंट से भी आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। सेक्शन 20 है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। इसमें 20 में है आप ये ट्रिक बना लीजिए कि जिसको पैसे देने थे उसके भाई ने साइन किए हैं, वैसे 20 वैसे भाई, यानी कि उसके अलावा किसी दूसरे ने उसके बिहाफ पे अगर साइन करे हैं तब भी एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी। ये इसमें प्रावधान है। तो वैसे 20 वैसे भाई द्वारा साइन किए जाना, आप इस प्रकार इसकी ट्रिक बना लीजिए। 21 है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट और एडिंग ए न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ। 21 से एक और आपका इसमें ट्रिक बना लीजिए कि एक और प्लेंटिफ को
ऐड करना। कई बार कोर्ट कहती है कि भाई आपने ऐड किया है नया प्लेंटिफ, तो आपका टाइमिंग, अब जब नया प्लेंटिफ आपने ऐड किया, हम यहाँ से आपकी केस फाइल करने की डेट काउंट करेंगे। अगर ये नया प्लेंटिफ जब आप जोड़ना चाह रहे हो और अगर आपका टाइम लिमिटेशन पूरा हो जाएगा तो आपका केस लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा। लेकिन कई बार गुड फेथ पे भी कोर्ट देखती है कि हाँ कोई जेन्युइन कारण रहा था जिससे ये इसको ऐड नहीं कर पाया था, तब कोर्ट उसको ऐड कर सकती है। सेक्शन 22 में है कंटिन्यू ब्रिज एंड टोर्ट्स, वैसे 22 वैसे ब्रिज। तो जो 21 की ट्रिक थी मैंने बताया था, 21 की ट्रिक में कि एक और प्लेंटिफ को का ऐड करना, ऐसे 21 ऐसे एक और प्लेंटिफ का ऐड करना, उसमें आप ट्रिक बनाइए 22 में, 21 में सॉरी। 22 में है कंटिन्यूइंग ब्रिजेस एंड टोर्ट्स, 22 में वैसे 22 वैसे ब्रिजेस एंड टोर्ट्स कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके खिलाफ ब्रिजेस चलती रहेगी या टोर्ट्स होता रहेगा तो इन द लास्ट जब आपका ब्रिज है तो वहाँ से आपकी टाइमिंग शुरू होगी, उससे पहले आपकी टाइमिंग शुरू नहीं होगी। क्योंकि जैसे 2 साल से 3 साल से आपके साथ कोई टोर्ट्स होता आ रहा है, तो जब लास्ट में भी आपके पास टोर्ट्स है तभी भी आपका टाइमिंग एज इट इज़ बना हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी टोर्ट्स में आपको 2 साल का टाइम मिला है, तो टोर्ट्स की लास्ट आप जब भी कभी वो करोगे और उस टाइम पे भी अगर आपके साथ टोर्ट्स हो रहा है, ब्रिज हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज हो रहा है, तब भी आपका टाइम पूरा आपको मिलेगा। उसके बाद सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, इसमें कहते हैं कि सूट फॉर कंपनसेशन का जो होता है वो आपको फिजिकली जब तक कोई नुकसान नहीं होगा तब तक उसमें आपकी लिमिटेशन, आप कंपनसेशन आपका। तो हमें सेक्शन 23 में ये बताना था कि जो आपका फिजिकली डैमेज है, जब फिजिकली डैमेज है तब से आपकी टाइमिंग शुरू होगी। तो हमने इसको तैसे 23 तैसे जबकि आपके साथ कोई तोड़ फोड़ ना हो गई हो तब से आपका टाइमिंग शुरू नहीं होगा। जब आपका फिजिकली नुकसान होगा या तोड़ फोड़ होगा तब से आपकी टाइमिंग शुरू होती है। 23 को आप तोड़ फोड़ से याद कर सकते हो, 22 को ब्रिज से। चलो मैं दोबारा से सारे आपको बताऊंगा, एक बार रिपीट करूंगा। तो सेक्शन 24 है